हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में, जहां आज हम लोग सुनने जा रहे हैं कमलेश्वर जी के द्वारा लिखी हुई बहुत ही प्रसिद्ध कहानी मांस का दरिया। यह कहानी हिंदी साहित्य की बेजोड़ कहानियों में से एक है और कमलेश्वर जी हिंदी साहित्य के समकालीन कहानी के पुरोधाओं में से एक गिने जाते हैं, जिनमें से कमलेश्वर, मोहन राकेश और राजेंद्र यादव तीन लोग समकालीन कहानी के पुरोधा रहे हैं, जिनमें से कमलेश्वर ने भी हिंदी कहानियों में अपना विशेष योगदान दिया है। और हमारे चैनल पर हिंदी साहित्य के विभिन्न पाठ्यक्रमों से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण कहानियों का संकलन है, तो आप उन सभी को सुने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब चलते हैं आगे कहानी पर, देखते हैं कहानी को। जुगनी की तबीयत इन दिनों कुछ नासाज सी है, पर काम नहीं करेगी तो चलेगा कैसे। इस बीच नियमित ग्राहकों के अलावा एक झोले वाला आदमी भी उसके पास आने लगा है। वे आदमी है मदन लाल। इस बीच बीमारी बढ़ती है, पर कुछ समय बाद मजबूरी जुगनू को दोबारा इस पेशे में आने के लिए मजबूर कर देती है। वह अपने भविष्य को लेकर बेहद चिंतित है और मदन लाल के प्रति जन्मे नए लगाव को लेकर भी उसके मन में उथल पुथल चल रही है। जांच करने वाली डॉक्टरनी ने इतना ही कहा था कि उसे कोई पोशीदा मर्ज नहीं है, पर तपेदिक के आसार जरूर हैं। उसने एक पर्चा लिख भी दिया था कि खाने में गिजा भी खाया जाए। कमेटी पहले ही पैसे पर रोक लगा चुकी थी। सब परेशान थी, समझ में नहीं आ रहा था क्या होगा। डॉक्टरी जांच में बहुत सौ का पैसा ठप हो गया। इब्राहिम ठेकेदार ने जो चुनी थी वे सब पास हो गईं। उनके नखरे बहुत बढ़ गए थे। वे गरूर से अपने खानदानों की चर्चा करती थी। इब्राहिम ने चुस्त दुरुस्त लड़कियों को छांट लिया। धीरे धीरे वे शहर के अच्छे हिस्सों में जा बसी। इब्राहिम उनकी देखभाल करता था और जिस ठेके से जितना ले गया था उसका पैसा महीने महीने चुकाता जाता था। एक बार जुगनू ज़्यादा परेशान थी तो उसने भी इब्राहिम से कहा कि किसी ठौर ठिकाने पर बैठा दो, पर इब्राहिम ने दो टूक जवाब दे दिया। शादी तो है नहीं कि किसी की आंख में धूल झोंककर गले बढ़ दूं। जो आएगा वह बोटी बोटी देखेगा। और वह कतरा कर चला गया। उस दिन उसके दिल पर पहली चोट लगी। अब वह इस लायक भी नहीं रही। दूसरी चोट तब लगी जब वह साथ के बाजरे से शहनाज ने हाथ मटकाते हुए गाली दी। अरे अल्लाह, तुझे वह दिन भी दिखाएगा जब गाहक तेरी सीढ़ियों पर कदम भी नहीं रखेंगे। शहनाज की इस बात पर मोहल्ले में बड़ा बवेला मचा था। यह गाली तो बुरी से बुरी को नहीं दी जाती। सबके गाहक जीते जागते रहे। खुदा मर्दों को रोजी दे, जांग में जोड़ दे। और उसी दिन पहली बार झिड़कता हुआ वह आया। फत्ते उसे लाया था। उसके हाथ में बड़ा सा थैला था। खाकी पैंट और नीली कमीज पहने था। दाढ़ी बढ़ी हुई थी। कानों के रोए और भौहों पर धूल की हल्की परत थी। कमरे में जाकर जुगनू खाट पर बैठ गई तो वह हिचकिचाया और खड़ा हो गया। उसकी समझ में नहीं आया था कि वह थैला कहाँ रखे। तभी जुगनू ने बड़ी आसानी से थैला लेकर सिरहाने रख दिया। वह चुपचाप खाट पर बैठ गया। कुछ क्षणों की खामोशी के बाद जुगनू ने कहा, जूते उतार लो। उसने किरमिच के जूते उतारे तो बदबू का एक भभका उठा। कुछ वैसा ही जैसे बहुतों के कपड़े उतारने पर उठता था, खास तौर पर उस मनसूख किरानी के पास से फूटता जो रात के 11 बजे के बाद ही आया करता था और निबट चुकने के बाद कमर में दर्द की वजह से सीला की तरह बैठा रहता। तब जुगनू ही उसे उठाती और वह जांघें खुजलाता हुआ चला जाता। फिर कमरजीत होटल वाले की तरह जो बदबू तो देता ही था और उठने से पहले खाट पर बैठा हुआ ओ ओ करके डकारे लेता। वह भभक उसे बर्दाश्त नहीं हुई तो बोली, जूते पहन लो। वह जूते पहनकर फिर बैठ गया। तब उसे बड़ी कोफ्त हुई। 1 मिनट वह उसे घूरती रही, फिर चिढ़कर बोली, यह घर की बैठक नहीं है, अपना काम करो और रास्ता नापो। उसने अपमानित महसूस किया और अपने को संभालने के बाद अचकचाकर बोला, तुम्हारा नाम क्या है? जुगनू बोली, कहाँ की हो? तुम अपना काम करो, वह चिढ़कर बोली। और तब उसने उसकी तरह ही पूछा था, तुम्हें ये पेशा पसंद है? हाँ, तुम्हें नहीं है? कहते हुए वह लेट गई। उसने साड़ी जांघों तक खिसका ली। वह भी लेट गया। उसने ब्लाउज के भीतर हाथ डालने की कोशिश की। परेशान न करो, वह बोली। उसके लिए कुछ भी कर सकना मुश्किल नहीं रह गया था। जुगनू के चेहरे पर सस्ते पाउडर की परत थी। गर्दन में पाउडर
की डोरियां सी बन गई थी। होठों पर खून सूखकर चिपक सा गया था। कान के टॉप्स में ढकी आंखों की तरह उभरे हुए थे। बाल तेल से भीगे थे। तकिया निहायत ही गंदा और चादर कुचले हुए चमेली के फूल की तरह मैली। सकरी कोठरी से अजीब सी बदबू आ रही थी। एक कोने में पानी का घड़ा रखा था और ताम चीनी का एक डिब्बा, और कोने में कुछ चिथड़े भी पड़े थे। वह पड़ा पड़ा इधर उधर देखता रहा। जुगनू के सिरहाने ही छोटी सी अलमारी थी। उसका पत्थर तेल के चिकने चकत्तों से भरा हुआ था। वह टूटा हुआ कंघा, सस्ती नेल पॉलिश की शीशी और जूड़े के कुछ पिन उसमें पड़े थे। अलमारी की दीवार पर पेंसिल से कुछ नाम और पते लिखे हुए थे। सिनेमा के गीतों की कुछ किताबें कोने में रखी हुई थी। उन्हीं के पास मरे सांपों की तरह चुटीले पड़े थे। देखते देखते उसका मन गिजगिजाहट से भर गया। आश्रय के लिए उसने जुगनू की जांघ पर हाथ रख लिया। जांघ बासी मछली की तरह फूली फूली और खद्दर की तरह खुरदुरी थी। जुगनू के खुले हुए आधे तन से मावे की महक आ रही थी। उसने हाथ हटाया तो जांघों के नीचे चादर पर आ गया। उसे लगा जैसे चादर भीगी हुई हो। यह कमाई का वक्त होता है, इतने में तो चार खुश हो जाते, जुगनू ने कहा और दोनों बाहें भरकर उसको भींच लिया। जब वह उठकर बैठा तो जुगनू ने मजाक मजाक में उसका थैला खोल लिया। बहुत रुपया भरकर चलते हो। उसे लगा शायद वह मजाक में एक आध रुपया और हथियाना चाहती हो। तब उसने जुगनू को पहली बार गौर से देखा और चुपचाप चला गया। जब भी जुगनू बाजार से निकलती, सिर पर पल्ला डालकर, वह इतनी छिछोरी भी नहीं थी। कोई फप्ती कसता, सब उसे देखते जैसे सबका उस पर समान अधिकार हो। वह रास्ता चलते कनखियों से उन लोगों की ओर जरूर देख लेती जिन्हें वह अच्छी तरह पहचानती और जो उसके मर्दों की तरह उसके पास आते थे। तभी एक दिन वह दिखाई पड़ा, वही थैले वाला। वह इमारत की पहली मंजिल के बाजरे पर कोहनियाँ टेके बीड़ी पी रहा था। वही कमीज पहने था। इमारत पर लाल झंडा लगा हुआ था जिसकी छाया उसके कंधे पर पड़ रही थी। टूटी हुई चप्पलें जुड़वाने के लिए वहीं रुक गई। वह शायद भीतर चला गया। रात को आया था। उसकी आंखों में पहचान थी। खाट पर बैठे बैठे जुगनू ने उससे पूछा, तुम क्या काम करते हो? कुछ नहीं, वह बोला, मजदूरों में काम करता हूँ। हमारा भी कुछ काम कर दिया करो, हम भी मजदूर हैं, जुगनू ने मजाक किया। तुम्हें देर तो नहीं हो रही? उसने कहा था। आज तबीयत ठीक नहीं है, जुगनू ने हंसाते हुए बोला। क्या हुआ? कमर बहुत दुख रही है, सारे बदन में हाड़ फूटन है। जुगनू बोली, पता नहीं क्या हो गया है, तारा को बुला दूं? बहुत शराफत से पेश आएगी और समझदार औरत है। उसने मना कर दिया। कुछ एक मिनट बैठकर वह चलने लगा तो सिर्फ इतना ही बोला, मैं ऐसा ही चला आया था, और चुपचाप अंधेरी सीढ़ियों पर उतर गया। जुगनू खामोशी से आकर खिड़की पर खड़ी हो गई। उसे लगा कि वह किसी और जीने से जाएगा। गली में ज़्यादा आमद और रफ्त नहीं थी। थोड़ी थोड़ी दूर पर आदमियों के 3-4 गोले खड़े थे। उनमें से फूटकर कभी कोई किसी जीने पर चढ़ जाता, कभी किसी पर। नान बाई की चिमनी से धुआं निकल रहा था। वह उसे देख रही थी। वह रुका कहीं नहीं, धीरे धीरे गली पार करके सड़क की तरफ मुड़ गया। जुगनू को उसका यूं लौट जाना अच्छा नहीं लगा। हल्की खुशी भी हुई। कोठरी के पलंग पर आकर वह लेट रही। कोठरी में बहुत सीलन और बदबू थी। दरवाज़ा उसने बंद कर लिया और सिनेमा के गीतों की किताब उठाकर मन ही मन पढ़ती रही। तभी किवाड़ पर दस्तक हुई और अम्मा की आवाज़ आई, जुगनू बेटा, मुँह बेहोश तो नहीं हो गया? यहाँ कोई नहीं है अम्मा। तो बाजरे पर निकला बेटा, बड़ी अच्छी हवा चल रही है, गली में रौनक भी है, कहते हुए अम्मा ने दरवाज़ा खोल दिया। तबीयत तो ठीक है? कुछ गड़बड़ है अम्मा। तो एक गिलास दूध पी लो बेटा, अभी तो वक्त है, कोई आ ही गया तो। और वह उठ गई। उसकी गर्दन पर उल्टा हाथ रखते हुए अम्मा ने बुखार देखा और कमर के ऊपर पीठ के मांस की लौटती सलवटें देख बोली, सेहत का ख्याल छोड़ दिया है तूने, कमर पर कितनी मोटी परतें गिरने लगी हैं, थोड़ी वर्जिश कर लिया कर, कहती हुई दूसरी कोठरी की ओर चली गई। दूसरी कोठरी से कुछ तेज तेज आवाज़ें आ रही थी। अम्मा बड़बड़ाती हुई भीतर चली गई। यह चुड़ैल बिना लड़े लगाम नहीं डालने देती। किसी दिन इस कोठरी में कत्ल होगा, यह रोज़ की बात थी। बिल्किस को अम्मा यूं ही कोसती थी। खुद बिल्किस का कहना था कि उसके पास से कोई बिना अपनी कमर पकड़े वापस नहीं जा सकता। बिल्किस को इसमें भी मज़ा आता। आदमी को छेड़ते ही वह दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती और उसे हार कर जाते हुए देखकर तालियां चटकाकर बड़ी ऊंची ऊंची हंसी हंसती। अरे मरी जुबैदा,
जरी देख रुस्तम जरिया है, बड़ा आया था पहलवान का बच्चा। एक दिन एक आदमी बिगड़ गया, क्या बक रही है, अरे जा बेइज्जती की औलाद, ले जवानी ले जा अपनी। वह सीढ़ियों पर बहुत सा अपमानित हुआ और उतर गया। पूरे कोठे में बिल्किस को लेकर दहशत छाई रहती, पता नहीं कब झगड़ा हो जाए। जुगनू को देखकर बिल्किस हमेशा ताना देती थी, तू तो किसी के घर बैठ जा, पर जुगनू किसी से लड़ती नहीं। वह जानती थी कि बिल्किस बहुत मुफट है, अम्मा तक को नहीं गांठती, और अम्मा थी कि सबके तन बदन का ख्याल रखती थी। बदन चुस्त दुरुस्त रखने के लिए हमेशा चीखती रहती थी, भैंस की तरह फैलती जा रही है, साटन की पेटीकोट पहनाकर। आलू खाना बंद कर कल मुही। पेट पर ढलान आते ही जुबैदा के लिए भीतर बक्से से पेटी निकाल लाई। दिन में इसे बांधा कर, चाय पीना कम कर, और उसने जीन की हर नाप की अंगियाँ लाकर रख दी थी। उसे बस एक ही फिक्र रहती, मेरा बस चले तो उम्र रोक दूँ तुम लोगों की। दोपहर में अम्मा बड़े प्यार से कभी किसी के बाल साफ करने बैठ जाती, तो कभी शाम के लिए साड़ियों पर इस्त्री करती, और बसंत के दिन में वह सबके लिए बसंती जोड़ा रंगती। फत्ते के लिए रुमाल रंगना भी नहीं भूलती। ईद बकरीद होली दिवाली बड़े हौसले से मनाती। कभी कभी कमला की याद करके आंखें डबडबा जाती, उस जैसी लड़की हजारों में एक नहीं होगी। खुदा ने क्या खूबसूरती बख्शी थी, हाथ लगाते ही मैली हो जाती। उसे तो पैसे वालों का डाह खा गया, जहर दे दिया कुत्तों ने। बहुत छटपटाई थी बेचारी, हाय मैं अस्पताल तक न ले जा सकी। जुगनू बाजरे पर आकर बैठ गई, आते जाते देख रही थी। भीड़ धीरे धीरे हल्की हो रही थी, फूल गजरे वाले उठकर जा रहे थे, और उसने देखा रोज की तरह मन्नन माली ने जाते हुए एक गजरा कलावती की खिड़की पर फेंक दिया। कलावती रोज की तरह मुस्कुराकर गालियां देती थी। भन्ने कलाई वाला धुला हुआ तहमद और जालीदार बनियान पहने आ रहा था और शहनाज के कोठे पर चला गया। शंकर पनवाड़ी के सामने चबूतरे पर नीम पागल चुन्नी लाल ने अपना बोरा बिछा दिया और ताम चीनी के मग्गे में चाय पीते हुए बड़बड़ा रहा था, अरे जालिम, उस दिन हाथ कलम करवा ले जिस दिन गलत सुर निकल जाए। तभी एक क्षण के लिए गली के मोड़ पर जुगनू को उसी नीली कमीज वाले का शक हुआ। शायद वह फिर लौट कर आया और चुपके से कहीं चढ़ जाएगा, पर वह उसका भ्रम था। बहुत दिन बाद वह लौटा और जुगनी की कोठरी में आते ही घर की तरह खाट पर पसर गया, लेकिन जूते उतारने की फिर उसकी हिम्मत नहीं। तुम अपना नाम तो बता दो, जुगनू ने बगल में लेटते ही पूछा। मदन लाल। क्यों? ऐसा ही, जेल में था, गिरफ्तारियां हो रही थी इसलिए नहीं आया था। हड़ताल चल रही थी ना, मालिकों ने बंद करा दिया था, बड़ी मुश्किल से रिहाई हुई। इस हड़ताल वड़ताल से कुछ नहीं होता, पर काहे को की बगैर नोटिस छटनी हुई थी, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, और भी बहुत से मसले हैं। जूते उतार लूं? मदन लाल ने समझाते हुए कहा। उतार लो। और किरमिच के जूते और पसीने से सने हुए पैरों से जो भभक निकली, उससे जुगनू को कोई परेशानी नहीं हुई। धीरे धीरे जैसे बू उसके चारों ओर समा गई और फिर उसके बदन में भर गई। मदन लाल तो चला गया, पर उसकी गंध रह गई। उन्हीं दिनों सब पैसे वालियों की डॉक्टरी जांच हुई और डॉक्टरनी ने इतना ही कहा था, कोई पेशीदा मर्ज नहीं है, पर तपेदिक के आसार जरूर हैं। देखते देखते उसकी खांसी बढ़ गई, बुखार रहने लगा। अम्मा अस्पताल ले जाकर दिखाई, पर रोग थमने का नाम नहीं ले रहा। धीरे धीरे वह काम के लायक नहीं रह गई। एक दिन खून निकला थूक से, तो बिल्किस ने आसमान सिर पर उठा लिया। अरे इसे डलवाओ कहीं बाहर, हमें मरना है क्या? अम्मा ने उसको डांटा, पर भीतर से वह भी बदल गई। तरह तरह से उसने जुगनू को समझाया कि वह अपनी सेहत की खातिर कहीं और चली जाए, ज़रूरत के लिए 100-50 रुपए भी ले जाए, पर इस तरह लापरवाही न करे। पर जुगनू की समझ में नहीं आता था कि वह कहाँ जाए, पैसा भी पास नहीं, और 100-200 से कितने दिन कर सकते थे। आखिर हार कर वह तपेदिक के अस्पताल में भर्ती हो गई। धीरे धीरे अम्मा का दिया और अपने पास का सारा रुपया खत्म हो गया। 4 महीने लगातार उसे सेनेटेरियम में रहना पड़ा। उसके बाद भी छुट्टी नहीं मिली। कहीं थोड़ी बहुत देर के लिए आने जाने पर रोक नहीं थी। वहाँ से निकलकर वह 2-4 बार अम्मा के पास आई, तो अम्मा ने कहा, किसी को बताना मत बेटे कि कहाँ थी। मैंने तो यही कहा है कि रामपुर चली गई है। अम्मा की आंखों में अपनापन पाकर उसे बड़ा सहारा मिला। अम्मा उसकी हालत देख देख कर दुखी होती। सचमुच जुगनू का बदन झुलस गया, बाल बहुत झीने हो गए, चेहरे की सुर्खी गायब हो गई। जुगनू जब भी शीशे में अपने आप को देखती तो घबरा उठती। अब क्या होगा,
कैसी बीतेगी ये पहाड़ सी बीमार जिंदगी। और कोई हुनर भी तो नहीं है। पैसे पर रोक लग जाने के बावजूद कई नई लड़कियां लखनऊ बनारस से आ गई थी और उन्होंने बाजार बिगाड़ रखा था। सुना था शहनाज की हालत भी खराब हो गई थी और कलावती भूखों मरने की हालत पर पहुंच गई। यह सब सुनकर जुगनू का दिल घबराने लगा। चलने से पहले उसने अम्मा से कुछ रुपए मांगे तो वह अपना रोना रोने लगी और तंग हाली का बयान करने लगी। उनकी हालत भी खस्ता थी। वहाँ से सेनेटेरियम लौटते हुए उसने उन सब की और आश्रय भरी नज़रों से डाली जिन्हें वह जानती थी, जो फनती जवानी के दिनों में उसके पास आते जाते रहते थे। मंसू की रानी की दुकान को देखकर जुगनू के मन में नफरत सी भर आई। उसका कमर पकड़कर बैठ जाना और फिर जांघें खुजलाते हुए कोठी से जाना। कंवरजीत होटल वाला मैला पजामा पहने नोट गिन रहा था। उठने से पहले हमेशा ऊँ की डकारे लेता था और जुगनू का जी मचलाने लगता। जुगनू ने औरों को भी देखा जिनसे थोड़ा बहुत मेल मुलाकात थी। सेनेटेरियम में और बहुत दिन रुकना नहीं हुआ, आखिर आना तो था ही। पर वह सभी की शुक्रगुजार थी कि उन्होंने मुसीबत और तकलीफ के दिनों में पलटी नहीं मारी और जो कुछ उनसे लिया था उसे नुस्खे के पीछे ही नोट कर लिया। इतने दिनों में काफ़ी कर्जा चढ़ गया। कंवरजीत होटल वाले ने बड़ा एहसान जताकर 47 रुपये दिए। मंसू ने उतना एहसान तो नहीं जताया पर रुपए जल्दी से जल्दी लौटा लेने की बात की। 47 रुपये से जैसा उसका कारोबार ठप्प हुआ जा रहा था। संतराम फीटर ने 20 रुपये दिए और चलते चलते बड़ा गंदा मजाक किया। सूद में एक रात ठीक है ना, पर उस गंदे मजाक से उसे लगा कि आदमी की आंख अभी भी उस पर टिकती है। तंगी के उन दिनों में उसने एक रोज़ मदन लाल से मिलकर भी 30 रुपये लिए थे। उसने बस यही कहा था, ये चंदे के रुपए हैं, जल्दी दे दोगी तो ठीक रहेगा। मेरे पास भी इतना नहीं होता कि भर सकूं। पर उस बात में निहायत बेचारगी थी। बहुत ही मजबूरी से उसने कहा। साथ ही यह भी कहा था कि उसे जुगनू गलत न समझे, उसकी उतनी औकात नहीं। और बिना कुछ और बोले पार्टी के दफ्तर में चला गया। ज़रूरत की वजह से दिल पर पत्थर रख जुगनू ने रुपए ले लिए। और अब जब से वह सेनेटेरियम से लौटी है, पुलिस वाले अलग परेशान कर रहे हैं। 7 महीने का पैसा उन्हें नहीं मिला। इस कोठे पर उन्होंने सबकी अलग अलग रकम बांध रखी। लौट कर आने के बाद वह भीतर ही भीतर बहुत कमज़ोर महसूस कर रही थी। बदन अब उतना झेल नहीं पाता। कोई ज़्यादा छिड़ता तो हल्की खांसी आने लगती। 5-5, 7-7 मिनट के भीतर ही दम फूलने लगता और लोग थे कि सीने पर ही सारा वजन रख देते थे। रह रह कर अब उसे वैसी उलझन होती थी जैसे कि शुरू शुरू में हुआ करती थी और उसे लगता कि उसने यह सब अब पहली बार शुरू किया है। बालों की एक पुरानी चोटी वह 7 रुपये में कलावती से खरीद लाई और छातियाँ भी कसकर कप्स लगाने लगी। हर बार उन्हें निकालने और लगाने में बड़ी उलझन होती। कलफ लगी धोतियाँ पहनने से उसे हमेशा चिढ़ रही, पर अब कलफ लगाती तो ही पहनती। इतना सब करने के बावजूद आमदनी काफ़ी नहीं थी। कोई रात तो खाली ही चली जाती। अपनी कोठरी में अकेले लेटे हुए बहुत घबराती। यह पहाड़ सी जिंदगी और टूटता हुआ शरीर। नपुंसक लोगों से उसे बेहद परेशानी होती। वे हद से ज़्यादा परेशान करते, बोटी बोटी टटोलते और जोर आने का इंतज़ार करने में बहुत सताते। चट और चट हाथ डालते और तरह तरह की गंदी फरमाइशें करते। इससे अच्छे तो वे थे जो भरी बंदूक की तरह आते और अपना काम करके चलते बनते, न बकवास करते न सताते। पर आमदनी इतनी भी नहीं थी कि गुजारा हो जाए। कर्जा उतारने में नहीं आ रहा। नुस्खे के पीछे सबके नोट लिखे हुए थे पर उन्हें चुकाने लायक पैसा भी हाथ में नहीं आया। आखिर कोई तरीका नहीं रह गया। जांग के जोड़ पर निकला फोड़ा दिखाने के लिए जुगनू जब जर्राह के पास जा रहे थे तो रास्ते में मंसू ने टोका, बहुत दिन हो गए, अब तो धंधा भी चल रहा है। चलते चलते वो एक तरफ आ गए तो बहुत मजबूरी में उसने मंसू से कहा, एक पैसा नहीं बचता, क्या करूं? तुमने आना ही छोड़ दिया। हमने तो गंगा जली उठा ली है, रंडीबाजी नहीं करेंगे, तुलसी की कंठी पहन लिए, यह देखो। मंसू बोला तो जुगनू को हल्की सी हंसी आई और वह आँख फाड़ कर देखते रह गया। जांग के जोड़ पर निकले फोड़े के कारण चलने में उसको काफ़ी तकलीफ हो रही थी। वह टांगे फैला फैला कर चल रही थी। मंसू का मन डोल रहा था। गले की मोड़ पर आकर मंसू ने धीरे से कहा, तो फिर बताया नहीं तुमने, कब इंतजार करोगी? कुव्वत हो तो वसूल कर ले जाओ। जुगनू ने मजबूरी को पीते हुए बनावटी सूखी से कहा और गली में मुड़ गई। अपनी ही बात पर उसे बड़ी शर्म आई। फिर लगा ठीक ही तो कहा। जर्राह ने बताया था कि अभी फोड़ा पकने में दिन लगेंगे। बांधने के लिए पुलटिस दे दी थी। वह लौटी तो दोपहर हो गई। सब अपने अपने चबूतरे पर बैठे मिस्कॉट बना रहे थे।
यही वक्त होता है जब सब जाकर उठती हैं और शाम की तैयारी से पहले मिल बैठ लेती हैं। गली में से कच्ची उम्र के लौंडों का गोला गुजर रहा था। वे गंदे गंदे इशारे करके औरतों को चिढ़ा रहे थे और दी जाने वाली गालियों का मजा ले रहे थे। आवारा लौंडे रोज गुजरते और उनका रोज का यही शगल था। ढलती उम्र की औरतें गंदे इशारे देखकर उनके बाप दादाओं को गालियां देती और जवान औरतें मुस्कुराती। कभी कभी हसन बनवारी या लंगड़ा माता दिन उन लौंडों को दौड़ा भी देते और वे गली के मुहाने पर पहुंचकर गालियां देते और या फिर घुटने उठाकर अश्लील हरकतें करते। दोपहर में ही दुख सुख की बातें हुआ करती और चुगली जवाब भी। ज़्यादातर चुगली उनकी हुआ करती जो इस मोहल्ले से उठकर शरीफों की बस्तियों में चली गई। शाम होते ही गली गरमाने लगती। फूल वाले हार वाले आ जाते। पनवाड़ियों की दुकानें सज जाती। गफूर की दुकान पर आकर एक पुलिस वाला बैठ जाता और उसके आते ही गफूर खुलेआम बोतलें शुरू कर देता बेचना। जुगनू शाम को पुलटिस हटा देती और बड़े बेमन से श्रृंगार करके बैठ जाती। फोड़ा गांठ बनकर रह गया था। दर्द बहुत करता था, फिर भी जैसे तैसे एक आध को खुश ही कर देती। बाजरे पर बैठे बैठे वह सोच में डूब जाती और बेसहारा पहाड़ सी जिंदगी सामने फैल जाती। बहुत घबराई थी, आखिर क्या होगा। वह तो दाने दाने को मोहताज हो जाएगी। लंगड़ी घोड़ी की जिंदगी वह कैसे जी पाएगी। क्या उसे भी मस्जिद की सीढ़ियों पर बुर्का पहनकर बैठना होगा और अल्लाह के नाम पर हाथ फैलाना होगा, अख्तरी की तरह, बिहब्बो और चंपा की तरह। जी बहुत घबराता तो जहर खाने की सोचती या डूब मरने की। सैकड़ों मर्द आए और गए, पर कोई एक ऐसा नहीं जिसकी परछाई तले उम्र कट जाए। जरा ज्यादा जान पहचान तो उन्हीं से थी जिनसे रुपए लिए थे, पर आसरा वहां भी नहीं। किसका क्या भरोसा, कौन कहाँ चला जाए। उम्र के साथ सब लौट जाते हैं। जहाँ बाल बच्चे बड़े हुए उनका आना जाना बंद। जहाँ उम्र ढली कि आदमी ने दूसरा शौक और सगल खोजा, पुरानी पहचान की शक्लें भी नहीं दिखाई देंगी। कितनी अजीब और अकेली लगेगी जिंदगी। पिछले दिनों में उसे बस यही तस्कीन थी कि सिर्फ कर्जदार अपना कर्ज वसूल लें। मंसू के बदन से वैसा ही भभका उठा जब वह आया, और आया भी 11 बजे, और निपट जाने के बाद कमर पकड़कर बैठ गया। जुगनू भी मस्त पड़ी थी। फोड़े पर दबाव पड़ने की वजह से बिलबिला उठी और उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मंसू को उठाकर दरवाजे तक पहुंचाए ताकि हमेशा की तरह जांघें खुजलाता हुआ चला जाए। मंसू की अकड़ी कमर जब कुछ ढीली हुई तो बोला, याद रखना। जुगनू ने कहा, अच्छा, और मंसू को सहारा देकर उठा दिया। रात काफ़ी हो गई थी। वह वहीं पड़ी पड़ी कोठरी की दीवारों को देख रही थी। उनमें देखने को कुछ भी नहीं था। मटमैली भद्दी दीवारें जिन पर कभी उसने रद्दी रिसालों से काट काट कर फिल्मी सितारों की तस्वीर चिपकाई थी। कोने में कील पर एक डोरी पर पुरानी चूड़ियों का लच्छा लटक रहा था। खाट के नीचे गूदर था और टीन का बक्सा। बक्से में 12 बरस पहले का एक पर्चा पड़ा हुआ था जिसके हरफ भी उड़ गए थे। उस पर्चे का कोई मतलब नहीं। मुस्विदा मुर्दा हो चुका, और अब कौन जाता है वापस, कौन बुलाता है वापस। जिंदगियों के बीच से वक्त दरिया के किनारे काटता हुआ निकल गया। सुबह उठी तो बदन टूट रहा था। फोड़े में बहुत दर्द था। जांग का फोड़ा फटा जा रहा था। उसने फिर पुलटस बांध ली और शाम को जैसे तैसे तैयार हो गई। कोठरी के बाहर जाकर सबका हिसाब जोड़ने लगी। अलमारी की दीवार पर उसने निशान लगा रखे थे कि कौन कितने मर्तबा आया और किसके कितने रुपए गए। संतराम फिटर सचमुच बहुत बदतमीजी से पेश आया। 20 रुपए के बदले वह 4 बार हो गया और 5वीं बार जाने लगा तो जुगनू ने बहुत आहिस्ता से कहा, यूं ही जा रहे हो? क्यों? संतराम की निगाहों में शैतानी थी। रुपया तो पिछली बार ही पट गया था, उसने झिड़कते हुए पर साफ कहा। एक बार सूद की, संतराम ने बड़े गंदे लहजे में कहा, और फोकट का पैसा नहीं आता, समझी। कोठरी से निकलकर सीढ़ियों पर चला गया। जुगनू हताश सी देखती रह गई और हमजोलियों की तरह वह झगड़ा भी नहीं कर पाती थी, चीख चिल्ला भी नहीं पाती थी और आदमी को बेइज्जत करके नहीं बेचना चाहती। कमरजीत होटल के सबसे ज़्यादा पैसे चढ़े हुए थे। वह सिर्फ 3 बार आया। कुल 15 रुपये बटे। मंसू के भी 20 उतर गए। हल्की राहत मिली। उससे फोड़े में टीस हुई और वह फैल आकर टांगे बिस्तर पर लेट गई। दरवाजे पर आहट हुई तो देखा मदन लाल था। उसे देखते ही क्षण भर को भीतर ही भीतर झल्ला गई, जैसे एक सूदखोर पठान सामने आकर खड़ा हो गया अपनी वसूली के लिए। मदन लाल इस बीच नहीं आया था। इस वक्त उसका आना जुगनू को खल गया। फिर भी बेचारगी में उसने उसे भीतर बुला लिया। मदन लाल खाट पर बैठ गया और अपना थैला सिरहाने सरका दिया। जुगनू खामोशी से थैले को टटोलने लगी। उसमें कुछ पोस्टर थे और तय किया हुआ एक झंडा, एक आध पुराने रजिस्टर थे। उसका दिल धड़क उठा।
कि कहीं वह नगद पैसे की मांग न कर दी। फोड़ा अलग टीस रहा था। मदन लाल वही पुराने कपड़े पहने हुए था और वही जूते। पसीने की गंध से पूरी कोठरी भर गई। बहुत दिन बाद आना हुआ, जैसे तैसे जुगनू ने कहा। जूते उतार लूं? मदन लाल ने हल्केपन से कहा। उतार लो, दरवाज़ा बंद कर दूं? आज बहुत तकलीफ है। जांग के जोड़ में फोड़ा निकला हुआ, सीधे लेटा भी नहीं जाता। जुगनू ने कहा। तो मदन लाल तस्मे खोलते खोलते ठिठक गया। मन ही मन शर्मा भी गया। जुगनू भी बहुत अटपटा महसूस कर रही थी, पर मदन लाल ने उसे उबार लिया। इधर उधर की बातें कर रहा था। हर क्षण जुगनू को डर लगा रहा कि कहीं घूम फिर कर रुपये पर ना आ जाए। अच्छा तो चलता हूँ। मदन लाल थैला लेकर खड़ा हो गया। उसने बहुत भरी भरी नज़रों से जुगनू को देखा, जैसे आज लौटते उसे तकलीफ हो रही हो। और सारी बातों के बावजूद जुगनू अब दोबारा उसे रोकने का साहस नहीं कर पाई। बहुत संकोच से उसने कहा, वह तुम्हारे रुपए? उनके लिए नहीं, मदन लाल ने कहा, तुम्हारे लिए आया था। उसकी बगलों के नीचे भरा हुआ पसीना स्याही के धब्बे की तरह चमक रहा था। बाहों की उभरी हुई नसें पसीजी हुई थी। उसने पसीजे हाथों से जुगनू का हाथ पकड़ा तो लगा जैसे हथेली में गद्दरी रोटी की सी हल्की तपिश आ गई हो। मैं फिर आऊँगा, कहकर मदन लाल चला गया। जुगनू सीधी बाजरे पर आ गई। मन में कहीं अफसोस भी था कि उसे ऐसे ही लौट जाना पड़ा। वह मदन लाल को देखती रही। वह गली के 3-4 घर पार करके खड़ा हो गया। उसका गली में रुकना जैसे उससे सहा नहीं जा रहा था। फिर वह ऊपर बाजरे पर एक नज़र डाल 5वें कोठे की सीढ़ी पर चढ़ गया। पता नहीं कैसी तिलमिलाहट उसे हुई। फोड़ा और जोर से टीस उठा। फिर धीरे धीरे जलन शांत हो गई। अगर उसने रोका होता तो शायद वह नहीं जाता। आखिर उसे भी तो जलन बर्दाश्त होने लगी। वह तो सिर्फ उसकी तकलीफ का ख्याल करके लौट गया। उसके पसीजे हाथ की गर्माहट में किसी तरह का धोखा नहीं था। तही कंवरजीत आ गया। एकाएक लगा जैसे कोई पराया घर में घुस आया हो। पर अपने को संभालते उसने मुस्कुरा कर उसे देखा। बिल्किस उधर कोने में खड़ी किसी पहलवान से बात कर रही। जुगनू चुपचाप कंवरजीत को ले कोठरी में चली गई। दरवाजे भेड़ लिए। कंवरजीत ने कुंडी चढ़ा दी। आज बहुत तकलीफ है, फोड़ा पक गया है। जुगनू ने जैसे अजीजी से उसको समझाया। अभी तक ठीक नहीं हुआ? कंवरजीत ने पूछा। शायद 2-3 दिन में फूट जाए। जुगनू ने जैसे माफ़ी मांगी। बिल्कुल तकलीफ नहीं होने दूंगा, बहुत आसानी से, कहते हुए कंवरजीत खाट पर लेट गया। आज जुगनू ने कहा तो उसे बहुत नरमी से उसने अपनी बगल में लिटा लिया और बोला, जरा सी भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। जुगनू बहुत बेबस हो गई। समझ में नहीं आ रहा था कैसे समझाए। तभी उसने उसकी छातियों पर हाथ रख लिया और धीरे धीरे करवट ले जुगनू ने लाइट बुझा दी और ब्लाउज में हाथ डालकर कप्स निकालने और खाट के नीचे सरका दिए। बहुत बार उसने कराह दबाई और कंवरजीत को रोका। आंखों के सामने अंधेरा छा जाता था और जोर पड़ते ही जांग फटने लगती। कंवरजीत 3-4 बार रुका, फिर जैसे उस पर शैतान सवार हो गया। अरे रुक तो, वह चीखा और जुगनू की टांगे दबाकर हावी हो गया। अरे अम्मा रे, मार डाला। वह पूरी आवाज़ से चीखी जैसे किसी ने कत्ल कर दिया और छटपटा कर बेहोश सी हो गई। साली, हाँपते हुए कंवरजीत बोला और उसे छोड़कर निढाल सा बैठ गया। कुछ 1 मिनट बाद जुगनू को होश आया। दर्द कुछ थमा तो उसके हाथ हिले। तकिए के नीचे से कपड़ा निकालकर उसने लाइट जलाई तो पूरी जांग फटे हुए फोड़े के मवाद से भरी हुई थी और कंवरजीत उससे बिल्कुल अलग बैठा ओए ओए कर रहा था। फूट गया ना? वह खड़ा होता हुआ बोला तो उसने जांग पर साड़ी खिसका ली। ध्यान रखना, चौथी बार हुई है, कंवरजीत ने कहा और कुंडी खोल कोठरी से बाहर निकल गया। साड़ी खिसकाकर वह मवाद पोंछने लगी। एक आध मन बहुत घबरा रहा था। उसने धीरे से फत्ते को आवाज़ दी। फत्ते आए तो उसने घड़े से पानी निकलवाया और कपड़ा भिगोकर मवाद पोंछते हुए बोली, देख फत्ते, उधर विमला के घर एक आदमी गया है। चला ना गया हो तो जरा बुला लेना। नीली कमीज़ पहने है, थैला है उसके पास। गाहक आदमी है, फत्ते बोला था। नहीं, आपसी आदमी है, जुगनू ने कहा। जरा सा पानी और दे दो। फत्ते घड़े से पानी निकाल लाया। वह सोचते हुए बोली, रहने दे, तू अपना काम कर, वह कह गया है आ जाएगा कभी। कहते कहते उसने फोड़े को हल्के से दाबा तो कुछ और मवाद निकल पड़ा और दर्द से फिर चेहरे पर पसीना छलछलाया। तो इस तरह आपने सुनी कमलेश्वर जी के द्वारा लिखी हुई प्रसिद्ध कहानी मांस का दरिया, जो कि उनके कहानी संग्रह की शीर्षक कहानी भी है और यह बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। आशा है आपको यह कहानी अवश्य पसंद आई होगी। तो पुनः आपसे मिलेंगे एक नए तथ्य के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए
धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी। और आपसे एक अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। कहानी पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और पुनः आपसे फिर भेंट होगी नए तथ्य के साथ। धन्यवाद।